एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है RSCERT उदयपुर द्वारा कंप्यूटर की एक पुस्तक है जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों हेतु संचालित है, जो उनके पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई है। इस पुस्तक का अध्याय नंबर 7 इंटरनेट एवं वेब डिजाइनिंग आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में इस पुस्तक का एक और चैप्टर बाकी रहेगा। इससे पहले वाले अगर आपको चैप्टर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं। हमने क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5th तक सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी बच्चा या जो भी प्रतियोगी किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये जो पाठ्य सामग्री है ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हैं वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इन्हीं बुकों पर आधारित होते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो के अंत में हम इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको करवाने वाले हैं। तो शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट दो शब्दों से बना है, एक तो इंटर और दूसरा नेट। तो ये क्या है? इंटर मतलब अंदर, तो ये आंतरिक सूचनाओं का ऐसा एक नेट होता है, निर्देश या समूह है। तो ये सूचनाओं का एक समूह होता है जो अनेक नेटवर्कों के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। और वेब डिजाइनिंग मतलब आपके जो वेब है उनकी डिजाइनिंग आप किस प्रकार कर सकते हैं वो सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, कब से ये शुरू हुआ, वो सब हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इंटरनेट विश्व स्तर पर अनेक उपकरणों को जोड़ने वाला एक विशाल नेटवर्क है। तो ये क्या करता है? अनेक जो उपकरण हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होता है इंटर, दूसरा नेट। इंटर का अर्थ होता है के मध्य या बीच में, और नेट का अर्थ होता है संबंध प्रकट करना। मतलब जो भी सूचनाएं हैं वो एक दूसरे कंप्यूटरों के बीच में उनका संबंध स्थापित करके वो सूचनाएं आदान प्रदान करना। इस प्रकार इंटरनेट का मीनिंग क्या हो गया? दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को एक साथ वायर या फिर वायरलेस तरीके से जोड़े रखना और उनके बीच में संचार करना, मतलब बातचीत का या सूचनाओं का आदान प्रदान करना। हिंदी में इंटरनेट का अर्थ क्या होता है? अंतर्जाल। तो इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे अंतर्जाल। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नेटवर्क माना जाता है। इसके माध्यम से हम शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, राजनीति, संगीत, वाणिज्य, अंतरिक्ष आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी कुछ सेकंड में, कुछ ही पल में प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट जो है ये सूचनाओं का एक विशाल जाल होता है, और यहाँ से हम कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक व दिशा निर्देश तय करने तथा अनुसंधान करने वाला समूह है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW। और C होता है
कॉन्सोर्टियम। तो ये दिशा निर्देश और मानक तय करने का एक समूह होता है। जिस प्रकार से समाज में जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उनके लिए पुलिस द्वारा निर्धारित जो नियम कानून है उनके अंदर रहकर काम किया जाता है, या जो अपने कोर्ट हैं उनके द्वारा जो नियम बनाए गए उनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। उसी प्रकार इंटरनेट में भी कुछ दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें काम करना पड़ता है। इंटरनेट के मध्य डाटा का आदान प्रदान या फिर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट चलाने के लिए भी कुछ रूल जो होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। आपको पता चल गया होगा प्रोटोकॉल क्या होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रोटोकॉल है एक वेब है, या फिर कोई वायरस है, या फिर इंटरनेट के लिए कुछ नियम हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट के आदान प्रदान, जो डाटा होता है इंटरनेट का, उसके आदान प्रदान के लिए कुछ नियम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये लाइन। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है, क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क जो है वो इंटरनेट के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए ये बहुत सारे नेटवर्कों का एक नेटवर्क होता है। इंटरनेट से जुड़ा व्यक्ति अपने कंप्यूटर से विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकता है, चाहे वो कितने ही किलोमीटर आपसे दूर हो, किसी भी देश में हो, आप उससे तुरंत बातचीत कर सकते हो। यह त्वरित संचार, सूचना साझा करने व ऑनलाइन गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है। मतलब इससे आपके जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान जो है वो कुछ ही सेकंडों में हो जाता है, और आपको ऐसा अनुभव होता है कि वो हमारे सामने ही उपस्थित है। इसके प्रमुख घटक हैं वेब ब्राउज़र, वेबसाइट और सर्च इंजन। तो इंटरनेट के प्रमुख घटक कौन से हो गए, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट और सर्च इंजन। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसा नेटवर्क या चैनल जो एक देश के विभिन्न शहरों को तथा एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है और उसके मध्य डाटा ट्रांसफ़र मीडिया के रूप में काम करता है, वो इंटरनेट कहलाता है। तो इंटरनेट की 2-3 परिभाषाएं यहाँ आ चुकी हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अब चलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जो इतिहास है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें हम बात करें तो इंटरनेट की जो शुरुआत है वो 1960 के दशक में मानी जाती है, जब अमेरिका के रक्षा विभाग के मूलतः वैज्ञानिक प्रयोगों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए इसका विकास किया गया था। तो आपको पता चल गया होगा इंटरनेट का विकास क्यों किया गया, क्यों इंटरनेट बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क के द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की गई। पता चल गया होगा इंटरनेट की शुरुआत कब की गई, 1969 को। किस किस के मध्य ये हुई, तो ये भी यहाँ पर दिया गया है। और फिर इस नेटवर्क को अप्रानेट के नाम से, अर्पानेट के नाम से जाना जाता है, ARPANET। आगे हम बात करें 1979, मतलब 10 साल बाद में ब्रिटिश डाकघर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक नई प्रौद्योगिकी का आरंभ
किया। मतलब 1979 में ब्रिटिश डाकघर में भी इसकी शुरुआत की गई थी। फिर 1986 1986 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने NSF नेट का नाम का एक नेटवर्क विकसित किया। तो NSF, N नेशनल, S साइंस और F फाउंडेशन, तो इस नाम का एक नेटवर्क जो है उसका विकास अमेरिका में 1986 को किया गया। बाद में इसे भी ARPANET से इसको जोड़ दिया गया। NSF आज भी इंटरनेट में एक बैकबोन नेटवर्क का कार्य करता है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह ये कार्य करता है। 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए www मतलब www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसकी फुल फॉर्म है जो कई बार पूछी जाती है। तो इसकी शुरुआत किसने की www की? तो टिम बर्नर्स-ली ने। कब? 1989 में। इन्होंने 6 अगस्त 1991 को प्रथम वेबसाइट का दुनिया भर के लोगों में परिचय करवाया। मतलब ये एक वेबसाइट है। इंटरनेट के इतिहास में यह एक क्रांतिकारी रिसर्च खोज मानी जाती थी। अगले बिंदु पर चलते हैं। TCP या फिर IP। T का अर्थ है ट्रांसमिशन, C का अर्थ होता है कंट्रोल और P का अर्थ होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमने आपको शुरू में ही बताया था कि नियम कानूनों के अंदर दिशा निर्देश के द्वारा ये तय होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग होने से नेटवर्क ARPANET को संचार का प्रमाणीकृत माध्यम मिला। इसे ही पूर्ण रूप से इंटरनेट माना गया है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। इसके बाद अनेक नई तकनीक विकसित हुई, अनेक नए नेटवर्क अस्तित्व में आए और इंटरनेट से जुड़ते हुए वो चले गए। इस प्रकार इंटरनेट अपनी वर्तमान अवस्था में पहुंच चुका है। इसका निरंतर विकास अब भी जारी है। अब भी इसका विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हम इंटरनेट की कार्यप्रणाली को समझेंगे। इंटरनेट की कार्यप्रणाली किस प्रकार की है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP की सहायता लेनी होती है। इंटरनेट सेवा प्रदाता वो कंपनी है जो आपको इंटरनेट और अन्य वेब सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देती है। ये इंटरनेट से जुड़ने के विभिन्न तरीके जो हैं वो प्रदान करती है कि किस प्रकार आपको कौन कौन से तरीकों से इंटरनेट से जुड़ना है, जिसमें डायल अप, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या फिर वाईफाई शामिल होते हैं। ये विभिन्न कनेक्शन आपके इंटरनेट पहुंच की गति निर्धारित करते हैं। मतलब इनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। उपयोगकर्ता मोबाइल युक्तियों जैसे कि लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया आदि के लिए भी विभिन्न सेवा प्रदाताओं के द्वारा अनेक प्रकार के इंटरनेट प्लान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप देखते होंगे अलग अलग प्लान, नेटवर्क का डाटा का अलग प्लान होता है, वॉइस कॉल का अलग प्लान होता है। तो अलग अलग प्लान इसमें 28 दिन, 23 दिन, 3 महीने, 1 साल ऐसे अलग अलग प्लान्स इसमें आते रहते हैं। वर्तमान में लगभग सभी सेवा प्रदाता तीव्र गति वाली 4G इंटरनेट सेवाएं दे रहे हैं। अभी क्या है, 5th जनरेशन वाली सेवाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। आगे हम बात करें
डाटा संचरण मतलब डाटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है। जब आप किसी वेबसाइट तक पहुंचते हैं या फिर ईमेल भेजते हैं तो आपका डिवाइस जानकारी को छोटे छोटे पैकेज में तोड़ता है। इन पैकेटों में जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं इनमें डाटा, सोर्स और गंतव्य का पता और अन्य प्रासंगिक जानकारियां शामिल होती हैं। तो जो भी आप मैसेज या ईमेल करते हो उनको इस प्रकार अलग अलग भागों में अलग अलग छोटे पैकेटों में तोड़कर आगे भेजा जाता है। फिर है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है ये हमने पहले ही देख लिया है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP इंटरनेट संचार के लिए मूलभूत ज़रूरतें हैं। TCP ये सुनिश्चित करता है कि डाटा बिना किसी त्रुटि के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होने की संभावना रहती है। मतलब ये सोचता है कि बिना मिस्टेक के जो भी अपने डाटा है वो दूसरे के पास पहुंचे। जबकि IP क्या करता है, इंटरनेट पर डाटा के पते और गमन को संभालता है। तो आपको पता चल गया होगा TCP और IP का क्या काम है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। फिर है डाटा का गमन मतलब रूटिंग, किस प्रकार इसकी राउटिंग होती है। राउटर प्रमुख घटक है जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच में डाटा पैकेट को निर्देशित करता है और गंतव्य IP पते का ये विश्लेषण करता है। राउटर के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के माध्यम से डाटा यात्रा के लिए पथ निर्धारित करता है। तो इसमें हर लाइन में एक क्वेश्चन अवश्य छुपा हुआ है। ये वीडियो आपको कम से कम 2 या 3 बार अवश्य देखना चाहिए। डोमेन नाम प्रणाली ये क्या होती है। डोमेन नाम प्रणाली मतलब DNS उपयोगकर्ता के अनुकूल डोमेन नाम जैसे कि www.saladarpan.nic.in ये साला दर्पण की वेबसाइट है। तो ये डोमेन नाम प्रणाली को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को अनुकूल करने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। यह याद रखने में आसान नामों का उपयोग करके वेबसाइट तक ये उनको पहुंचाता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब ISP आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में भौतिक कनेक्शन प्रदान करते हैं। यह डाटा स्थानांतरित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल या फिर वायरलेस कनेक्शन आदि का उपयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो BSNL, MTNL ये सभी इंटरनेट के माध्यम हैं। फिर हम बात करते हैं सर्वर। सर्वर क्या होता है। सर्वर एक प्रोग्राम या फिर हार्डवेयर होता है जो क्लाइंट के अनुरोध पर डाटा, सेवाएं, संसाधन या फिर अन्य कंप्यूटर को प्रोग्राम प्रदान करता है। तो आपको पता चल गया होगा सर्वर क्या होता है। फिर हम बात करते हैं ब्राउज़र क्या होता है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, ब्राउज़र क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वेब पेज तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो इसमें से आपको कोई भी नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा वेब ब्राउज़र का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होता है। HTTPS इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। H
टी का टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, मतलब एस टी का तो हो गया हाइपर टेक्स्ट, अगले टी का हो गया ट्रांसफ़र, पी का हो गया प्रोटोकॉल और एस का हो गया सोर्स। जैसे प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं, सुरक्षा बढ़ाते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए ये कार्य करते हैं। तो सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी आपने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग क्या होता है और किस प्रकार ये काम करता है। वेब ब्राउजिंग एक प्रोसेस प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने, समाचार देखने, विभिन्न वेबसाइटों का अन्वेषण करने, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने आदि के लिए ये काम करता है। तो वेब ब्राउजिंग किस किस काम आती है ये यहाँ पर बताया गया है। वेब ब्राउज़र्स जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, ये उपयोगकर्ता को वेबसाइट देखने और इंटरनेट पर संवाद करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा उपयोगकर्ता कौन है। जैसे कि हम इंटरनेट को काम में ले रहे हैं तो हम उसके उपयोगकर्ता होते हैं। उपयोगकर्ता वेब एड्रेस जैसे कि URL, इसकी फुल फॉर्म हो गई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये फुल फॉर्म आपको सभी की याद रखनी है। इनके द्वारा URL के द्वारा किसी भी वेबसाइट पर हम पहुंच सकते हैं। ये क्या है, वेब एड्रेस है, URL। फिर हम बात करते हैं वेब ब्राउजिंग की सामान्य क्रियाएं। कौन कौन सी इसकी क्रियाएं हैं। पहले है वेबसाइट प्रवेश। वेब एड्रेस को ब्राउज़र में टाइप करके वेबसाइट पर पहुंचा जाता है। यहाँ पर देखो ये टाइपिंग का निशान दे रखा है सर्च का, तो इसमें हम वेबसाइट में प्रवेश करते हैं। फिर खोज करना, रिसर्च करना, सर्च इंजन का उपयोग करके विभिन्न विषयों पर जानकारी इसके माध्यम से खोजी जाती है। जिस प्रकार यहाँ आप देख सकते हो ये खोज अलग अलग आ चुकी है। अब आपको जिस खोज के बारे में पता करना है उस पर आपको क्लिक करना है। वेब लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ सबसे ऊपर वाले पर क्लिक कर दिया। एक से अधिक वेब पृष्ठों के बीच में जाने के लिए लिंकों पर आपको क्लिक करना होता है। आपको कौन सा लिंक चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये 3 क्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं। फिर है डाउनलोड। ऑडियो, वीडियो या फिर अन्य फाइल डाउनलोड इसके माध्यम से की जाती है। वेब ब्राउजिंग उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री तक पहुंचने में सहायता करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट अनेक वेब पेजों का एक समूह होता है जो किसी डोमेन नाम के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। वेबसाइट्स विभिन्न प्रकार की सामग्री को होस्ट करती हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, चित्र हो गया, वीडियो हो गया या फिर अन्य मल्टीमीडिया सामग्री हो चुकी हैं। वेबसाइट के कुछ भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहला है डोमेन। डोमेन वेबसाइट का एक यूनिक वेब एड्रेस होता है। तो डोमेन क्या होता है, यूनिक वेब एड्रेस, जिसको डोमेन कहा जाता है। किसी एक डोमेन नाम के हमेशा 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं जो कि बिंदु के द्वारा पृथक किए जाते हैं, डॉट्स के द्वारा वो अलग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें www, ये तो एक डोमेन है। फिर आगे बिंदु डॉट दे रखा है, उसके बाद में साला दर्पण दूसरा हो गया, फिर आगे डॉट दे दिया, फिर निक, फिर डॉट दे दिया, फिर इन। तो इस प्रकार ये डोमेन नेम हो चुके हैं। इसके विभिन्न एक्सटेंशन जैसे कि .nick, .in, .com, .net, .org ये इसमें शामिल होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, डोमेन नेम।
फिर वेब पृष्ठ की बात करें तो एक वेबसाइट में अनेक वेब पृष्ठ हो सकते हैं जो अलग अलग सामग्री को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं होस्टिंग सर्विस। होस्टिंग सर्विस में क्या आता है, वेबसाइट की जो फाइलें और डाटा हैं वो एक सर्वर पर होती हैं जो होस्टिंग सर्विस प्रदान करती है। फिर है नेविगेशन मेन्यू। वेबसाइट पर सभी पृष्ठों तक पहुंचने के लिए एक नेविगेशन मेन्यू होता है जिसके द्वारा सभी पृष्ठों पर आसानी से पहुंचा जा सके। फिर है इंटरफेस लिंक। ये वेब पृष्ठों के बीच में जाने के लिए इंटरफेस लिंक काम में लिया जाता है। फिर है वेब एंड फाइबर, बैक एंड फाइबर। इसमें क्या होता है, वेबसाइट पर सामग्री को प्रबंधित किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है इसमें जो भी वेबसाइट पर सामग्री है उसको। वेबसाइट व्यक्तिगत उद्देश्यों या फिर बिजनेस या एजुकेशन या सोशल अवेयरनेस या फिर गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट्स कार्यों के लिए ये बनाई जाती है। गवर्नमेंट्स और या फिर प्राइवेट सोशल कोई भी हो उनके लिए ये बनाई जाती है। फिर है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस का प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट या फिर वेब पृष्ठ पर पहुंचने के लिए किया जाता है। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। तो वेब एड्रेस का दूसरा नाम है URL। वेब एड्रेस एक विशिष्ट पथ और डोमेन नाम से मिलकर बना हुआ होता है। फिर हम आगे बात करते हैं उदाहरण के रूप में यहाँ पर ये HTTPS, फिर राज एजुकेशन बोर्ड .rajasthan.government.in बुक्स। तो इस प्रकार ये वेब यहाँ पर दिए गए हैं। फिर है URL। तो ये URL इस प्रकार का है, तो ये आप देख सकते हो प्रोटोकॉल में HTTPS जो है ये इसका प्रोटोकॉल है, और डोमेन नाम हो गया ये बीच का जो डोमेन नाम ये है, मतलब इन तक ये डोमेन नाम हो गया, और HTTPS ये प्रोटोकॉल हो गया, और पथ इसका हो गया आगे बुक्स, तो ये पथ हो गया। तो इसी एग्जाम्पल में URL, प्रोटोकॉल, डोमेन नाम और पथ आपको बता दिए गए हैं। URL तो पूरा हो गया, और प्रोटोकॉल, डोमेन नाम, पथ इसके अलग अलग पार्ट हैं। इसमें HTTPS प्रोटोकॉल को दर्शाता है। www.saladarpan.nic.in ये डोमेन नाम को दिखाता है, और पेज पथ को बताता है। जिस पृष्ठ पर हमें पहुंचना है ये उसको बताएगा। यह वेब एड्रेस ब्राउज़र में टाइप करके या लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट तक पहुंचना। अब आगे बात करते हैं वेब पेज की। एक वेबसाइट पर बहुत सारे वेब पेज होते हैं, अर्थात एक वेबसाइट पर बहुत सारे वेब पेजों का एक समूह होता है, और आपको जिस पर काम करना है उसको सेलेक्ट करना होता है। एक वेब पेज कई सारी सूचनाओं को संग्रहित रखता है। उदाहरण के लिए आप वेब पेज पर चित्र, शब्द, टेबल, वीडियो आदि सब कुछ देख सकते हैं। फिर हम आगे बात करें तो स्वयं का वेब पेज आप किस प्रकार बनाएंगे वो आप देख सकते हैं। एक भाषा मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज HTML या फिर XML। सबसे पहले ये आवश्यकताएं, ये टूल्स हमें चाहिए अपना वेब पेज बनाने के लिए। एक टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड GNOME टेक्स्ट एडिटर या फिर नोटपैड ++। फिर वेब पेज को देखने के लिए एक वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम हो गया, एज हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, डक हो गया। तो ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। फिर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। तो
तो ये HTML की फुल फॉर्म हो गई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने जब वेब एड्रेस के बारे में पढ़ा तो पाया होगा कि हम URLs में HTTP प्रोटोकॉल को उपयोग में लेते हैं। इस प्रोटोकॉल का पूरा नाम हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसको समझने के लिए कंप्यूटर को एक विशेष भाषा की ज़रूरत होती है जिसको हम HTML कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, और इसको समझने के लिए HTML काम में लिया जाता है। HTML भाषा एक विशेष संरचना वाली भाषा होती है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के टैग का उपयोग करते हैं। टैग भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या होता है? इस प्रकार के टैग के पहले एक ओपन टैग, फिर कंटेंट और बाद में क्लोज्ड टैग का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम कंटेनर में सामान रखते हैं उसी प्रकार कंटेनर टैग में भी अपना कंटेंट हमें रखना होता है। सबसे पहले ओपन टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोज टैग, इस प्रकार हमें इसको रखना पड़ता है। जैसे कंटेनर में सामान रखते हैं वैसे। यहाँ हम देखें हेड, हेलो, हेड। यहाँ बॉडी, दिस इज ब्यूटीफुल, फिर बॉडी। इस प्रकार हमें इसको क्रम से रखना होगा। हम क्लोज टैग में केवल स्लैश चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मतलब स्लैश चिन्ह, इस प्रकार का जो आड़िया लाइन होती है वो होता है स्लैश चिन्ह। इसका प्रयोग क्लोज टैग में करते हैं। हिंदी में तो हम इसको या के रूप में करते हैं, जैसे यहाँ दे दिया हवा या फिर वायु, जैसे कि ये एक ही नाम है तो ये या के रूप में हमने दे दिए हवा या वायु, तो ये बीच में स्लैश चिन्ह हो गया। अगर हम क्लोज टैग का उपयोग नहीं करेंगे तो कंटेनर टैग काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो हमें ये स्लैश टैग काम में लेना ही लेना है। क्लोज टैग काम में लेना पड़ेगा। फिर है एम्प्टी टैग। इस प्रकार के टैग में हम केवल ओपन टैग का प्रयोग करते हैं। इसमें केवल ओपन टैग ही काम में लिया जाएगा, जैसे पी हेलो पी माई पी बी आर नेम बी आर, तो इसमें केवल ओपन टैग काम में लिया जाता है। तो टैग दो प्रकार के होते हैं, वो हमने देख लिए, आपको इनके नाम याद रखने हैं। अगला है टेक्स्ट एडिटर में वेबसाइट बनाना। इसके लिए आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। हम इस अध्याय में उबंटू पर उपलब्ध GNOME टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करेंगे। GNOME टेक्स्ट एडिटर। आप इसे एप्लीकेशन मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में आपको एक खाली स्क्रीन दिखाई देगी। इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने नजर आएगी। हम इस अध्याय में एक बेहद आसान वेब पेज बनाना सीखेंगे, जिसमें हम अपना नाम और संदेश ब्राउज़र के वेब पेज पर दिखाने वाले हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम कुछ टेक्स्ट को इसमें जोड़ते हैं, जैसे HTML टैग। चूँकि पूरा वेब पेज HTML भाषा में लिख रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा कार्य इस टैग में होगा। यह एक प्रकार का कंटेनर टैग है। हेड टैग, यह वेब पेज की हेडिंग को दर्शाएगा। यह भी एक प्रकार का कंटेनर टैग है। टाइटल टैग, यह एक महत्वपूर्ण टैग है। आप ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट का नाम इसके माध्यम से सेट कर सकते हैं। फिर है बॉडी टैग। बॉडी टैग के माध्यम से आप बाकी का कंटेंट वेब पेज में दर्शाएंगे। आप इसमें टेक्स्ट, फोटो जोड़ सकते हैं। यह भी एक प्रकार का कंटेनर टैग होता है। आप सबसे पहले इस उदाहरण को देखें। हमारा पूरा वेब पेज HTML कंटेनर के अंदर
लिखा जाएगा। इसमें पहला भाग हेड होगा और दूसरा भाग उसकी बॉडी होगी। जिस प्रकार हमारे शरीर में ऊपर हेड होता है, नीचे पूरी बॉडी होती है, इसी प्रकार इसमें होता है। आप यहाँ देख सकते हो। फाइल को किस प्रकार फिर सेव करना है। इस फाइल को आप किसी भी नाम से, अपना कोई भी नाम यहाँ पर टाइप करके सेव कर सकते हैं। हम इस फाइल को h.htm या फिर .html एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करते हैं और ये यहाँ पर सेव हो जाती है। जैसे ही आप फाइल को सेव .htm एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, आपके टेक्स्ट एडिटर में सभी टैग हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ देखो, सारे हाईलाइट हो चुके हैं सभी टैग। अगर टेक्स्ट एडिटर के मेन्यू में से कई अन्य ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। आप फाइंड और रिप्लेस भी इसको कर सकते हैं। यह सीधे ही किसी लाइन या फिर आप सीधे ही किसी भी लाइन पर जा सकते हैं। आपको सभी लाइन नंबर भी टेक्स्ट एडिटर में दिखाई देंगे, यहाँ आप देख सकते हो। फिर है अपना वेब पेज देखना। आप अपने वेब पेज को देखने के लिए सेव की हुई फाइल को किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र में यह इस प्रकार का दिखाई देगा। वेब टाइटल, वेब पेज का नाम, वेब बॉडी और वेब हेड, हेड ऊपर और बॉडी नीचे। ये हमने आपको पहले भी बताया था। फिर है साइबर सेफ्टी। ये क्या होती है? साइबर सुरक्षा का अर्थ होता है सूचनाओं और संचार तकनीक का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग करना। तो ये साइबर वाला फ्रॉड जो है वो अभी बहुत बढ़ा हुआ है। यह सूचनाओं को सुरक्षित रखने के साथ साथ उपयोगकर्ता के लिए जिम्मेदारी को भी परिभाषित करता है। जैसे कि ऑनलाइन रहते हुए हमें अन्य व्यक्तियों के साथ शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तिगत सूचनाओं को इंटरनेट पर साझा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देते हैं तो हम साइबर के चंगुल में फंस सकते हैं। साइबर सुरक्षा किस प्रकार की जाती है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। कंप्यूटर को छोड़ने से पहले क्या करना होगा, उसे शट डाउन आपको अवश्य करना होगा, वरना आपकी सूचनाएं दूसरा ले लेगा। डुप्लीकेट या फिर अनाधिकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से आपको बचना है। अनजान पेन ड्राइव का उपयोग आपको नहीं करना है, उसमें वायरस हो सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें, उनको अपना पासवर्ड नहीं दें। किसी अन्य व्यक्ति को अपने मोबाइल पर आया हुआ OTP भी आपको नहीं बताना है। अनजान लिंक पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप साइबर से बच सकते हैं। फिर है साइबर सुरक्षा नहीं करने की कौन कौन सी हानियां होती हैं वो भी आप देख सकते हैं। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर के उपयोग से हमारे पासवर्ड चोरी हो सकते हैं। कंप्यूटर को छोड़ने से पहले शट डाउन अगर हम नहीं करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारी जानकारी देख सकता है और उसको गलत तरीके से उसमें बदलाव करके वो किसी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर के उपयोग से हमारे जो डिवाइस हैं उसमें सुरक्षित निजी जो जानकारी है और अन्य सूचनाएं जो है वो चोरी हो सकती हैं। जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट, हमारी फ़ोटो, हमारे वीडियो वो कोई चुरा सकता है। अनजान लिंक पर क्लिक करने से कंप्यूटर पर मेलवेयर अतिक्रमण कर देते हैं। मेलवेयर एक प्रकार का वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। फिर इसी चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। ये बिंदु भी आपके लिए काफ़ी
इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। तो आपको ये वीडियो 2 या 3 बार अवश्य देखना है, उसके बाद में आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे। या हम क्वेश्चन देखते हैं, WW का आविष्कार किस सन में हुआ? तो आपको पता है 1989 में। इंटरनेट में निम्न में से कौन सी सूचनाएं प्रदान करता है? इंटरनेट त्वरित संचार करता है, ऑनलाइन गतिविधियां होती हैं, सूचना साझा होती हैं। तो दया वाला सभी हो जाएगा इसमें। URL का अर्थ क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये हमने इसकी फुल फॉर्म देखी थी। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो ये भी हमने देखा था, इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह क्या कहलाता है? वो प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल क्या है वो भी इसमें बताया गया है। तो आपको इन 4 ऑप्शनों में बताना है इसमें प्रोटोकॉल क्या होता है। एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो ये भी आप आसानी से बता सकते हो अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है। तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत सरल हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ फुल फॉर्म दी गई है, तो वीडियो के बीच बीच में हमने आपको बहुत बार बताया कि ये फुल फॉर्म आपको अवश्य याद रखनी है। तो इसी के साथ अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।